साउंड टेक 7 एक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन कुछ कुछ राजनीति डिनर पर होती है, डिनर पॉलिटिक्स में। डिनर पॉलिटिक्स आपकी तरफ से हुई, डिनर पॉलिटिक्स योगी जी की तरफ से हुई। डिनर सबने खाया और फिर साथ चले गए, उस तरफ एक आया ही नहीं राज्यसभा के चुनाव में। ये कैसी चली है आपके हवा तेरे शहर में? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अगर डिनर तक बात पहुंची है तो समाजवादी पार्टी की जो कैटरिंग कर रहे थे वो ताज से हो रही थी। लगता है कुछ लोगों को ताज का खाना पसंद नहीं है। अब मुझे दूसरे पक्ष की कैटरिंग कहां से थी वो नहीं पता मुझे। देखिए, आपने डिनर की बात की लेकिन डेजर्ट्स की बात नहीं की। डेजर्ट्स लगता है बीजेपी के पास अच्छे हैं। जलेबी दे रहे हैं कि रसगुल्ला दे रहे हैं कि गुलाब जामुन दे रहे हैं। अच्छा, गुलाब जामुन में कुछ भरकर के भी दिया जाता है आजकल। तू समझा? हाँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी का जो गुलाब जामुन रहा हो वो उसके अंदर कुछ छिपा रहा हो, जिसके कारण कुछ हमारे साथी चले गए छोड़ करके। मगर क्यों? लहर ऐसी चली है मोदी की कि 400 पार। उन्होंने नारा दिया आप कहीं 450 पार ही ना करवा दे। देखिए, आप कहावत को खराब मत करिए। कहावत वो शादी को लेकर के है, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। तो आप कहावत को खराब मत करिए। और क्या है ना कि बीजेपी को अगर ये लगता था कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम अपने काम पर भरोसा करते हैं, हम कुछ उदाहरणों पर भरोसा करते हैं, तो उन्हें दूसरी पार्टी को तोड़ने की जरूरत है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दूसरे दल के लोगों को लालच देने की जरूरत है? आप उनका रिकॉर्ड निकलवा रहे हो कि इनके किस थाने में एफआईआर है। अरे भाई, एफआईआर थी तो आपने पहले क्यों नहीं याद रखी? आपको केवल वोट चाहिए इसलिए एफआईआर याद आ रही है। और फिर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, दिल्ली से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर दिल्ली। अरे आपने तो इतना काम किया है, अमृत काल चल रहा है आपका, आप विश्व गुरु बन गए हो। आपने तो न जाने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर काम किया है, फिर आपको जरूरत क्यों पड़ रही विधायकों की? और फिर आपका अपना नहीं, दूसरों का उदाहरण के लेकर ले रहे हो आप। और आपका जो टॉपिक अच्छा है, नवनिर्माण। मैं समझता हूं यहां जितने लोग आए होंगे और आप भी जिस रास्ते से आए होंगे, ये एग्जाम्पलरी काम समाजवादियों का जो दिखाई दे रहा है। सही पकड़े हैं। बीजेपी के सबसे बड़े नेता जो पूर्व में प्रधानमंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बननी थी। इन्होंने कैंसर इंस्टीट्यूट की जगह काट करके नई जगह नहीं ली इन्होंने। कैंसर इंस्टीट्यूट के पास जो हार्ट का एक अच्छा अस्पताल बनना था, उसकी जमीन छीन करके हार्ट अस्पताल न बना करके आप यूनिवर्सिटी बना रहे हो। और सोचो किसने उसका शिलान्यास किया था? लोक भवन, जहां मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उसके सामने प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया था। और कब किया था शिलान्यास? तो क्या नवनिर्माण हो रहा है? क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? आपका कहना है कि पिछले 10 सालों में कोई कार्य ही नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। जहां देखो एयरपोर्ट बन रहे हैं, जहां देखिए हाईवे बन रहे हैं, जहां देखिए जन कल्याण के काम हो रहे हैं। सरकारी स्कीमों की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत कार्ड है। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कौन से चश्मे हैं कि राजनीति में विपक्ष को सत्ता पक्ष का कोई काम नजर ही नहीं आता? नहीं, चश्मा कोई नहीं है। अगर चश्मा विपक्ष के पास नहीं है तो चश्मा प्रेस के पास भी नहीं है। गजब बेइज्जती है। क्योंकि कॉर्पोरेट हाउसेस हैं। एयरपोर्ट बन नहीं रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। एयरपोर्ट बन नहीं रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। और जितने भी एयरपोर्ट बनाने का दावा सरकार कर रही है, वहां पहले से हवाई पट्टियां थी। और अगर एयरपोर्ट बन रहा है उसका स्वागत सबने किया है। लेकिन क्या आप किसान की जमीन छीन लोगे? आप मार्केट वैल्यू नहीं देंगे? आप कोई पुण्य काम करने जा रहे हैं, अच्छा काम करने जा रहे हैं, आप उसका सर्किट नहीं बढ़ा सकते? कहने को तो आप कह रहे हो कि हम इतनी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहे हैं। अरे आप किसान को 500 करोड़ रुपए नहीं बढ़ा सकते? अयोध्या में अगर एयरपोर्ट बना, वहां के किसान सरयू नदी में चले गए, पानी में खड़े होकर के, और जनेऊ पकड़ करके उन्होंने कसम खाई कि हमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे और आने वाली पीढ़ी को भी कह के जाएंगे कि वोट नहीं देंगे। तो आप कोई पुण्य काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो मार्केट वैल्यू को तो पैसा दीजिए किसान को। आप क्यों नहीं दे रहे हैं? तो अखिलेश यादव हर जी सरकार स्कीम चलाती है। आवास क्या अभी बन रहे हैं? आवास पहले से भी बन रहे हैं। और मैं आपको याद दिला दूं, जब से इंदिरा आवास आया, समाजवादियों ने समाजवादी हाउस बनाए, समाजवादी घर बनाए। हम लोग 3,45,000 रुपए देते थे। सोलर एनर्जी की बात आज कर रहे हैं। आप देखकर आइए, हर लोहिया आवास में सोलर एनर्जी से उनको बिजली उपलब्ध होती थी, पंखा चलता था, उनका एलईडी बल्ब चलता था। आप इनके प्रधानमंत्री आवास में बताइए कहां सोलर पैनल? अब मुश्किल तो ये है कि हम अगर कोई बात बता दें तो ये नकल कर लेंगे उसकी, कहेंगे अब हमारे आवास में भी सोलर चलेगा। मुश्किल इस बात की है। अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, सब काम हुए थे, तो फिर 2017 के चुनाव, 2022 के चुनाव क्यों नहीं जीती आपकी पार्टी? और 2014, 2019 के चुनाव क्यों नहीं जीते विपक्ष की पार्टियां? और इस बार इंडिया गठबंधन का आपने वादा किया है। वादा ऐसा किया था, लेकिन जो कन्वीनर थे नीतीश कुमार साहब, वही चले गए। क्रॉस वोटिंग हो रही है, आपका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से आ ही नहीं सका। और जिन्हें आप पढ़ा लिखा दोस्त कहते थे, जो किसानों के पक्ष की बात करता था, जयंत चौधरी जी की मैं बात कर रही हूँ, वो भी अब आपके साथ नहीं है। अखिलेश जी, ये क्या हो रहा है? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। 17 का चुनाव, मुझे चुनाव चिन्ह जब हमारा नॉमिनेशन हो गया तब हमें चुनाव चिन्ह मिला। 2017 का चुनाव अलग परिस्थिति में चुनाव था, जिसकी वजह से जो मेहनत हमें करनी चाहिए थी, जिस तरीके का हमको तैयारी करनी थी, उस वजह से नहीं जीत पाए। और कभी-कभी भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति होती है, हम लोगों को समझा रहे थे कि देखिए वर्ल्ड क्लास हमने एक्सप्रेस वे बनाया है, हमने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाया है, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो दिया लखनऊ में, मेट्रो कानपुर में दी है, मेट्रो आगरा में दी है, वाराणसी में मेट्रो बनेगी, अमूल के प्लांट दिए हम लोगों ने, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन दिया हम लोगों ने, समाजवादी पेंशन दी, डीबीटी सिस्टम लेकर के आए, सबसे ज्यादा ब्रांचेस हम लोगों ने खोली और सबसे ज्यादा हम लोगों ने काम करके दिखाया। हम समझा रहे थे, बीजेपी के लोग बहका रहे थे। तो समझाने में और बहकाने में फर्क है। हम समझाते रहे, बीजेपी के लोग बहकाते रहे, बहकाने वाले जीत गए, समझाने वाले हार गए। और क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कि देखिए एससीएल में लाया, एससीएल बगल में है, एससीएल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। और मुझे याद है कि जब मैं मुख्यमंत्री बना, सबसे पहले मैं शिव नाडा जी को लंच पर बुलाया और शिव नाडा जी से जब बात हुई, मैंने कहा एससीएल का एक कैंपस में खुलवाना चाहता हूं आपसे।
तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी शर्तें रखी। मैं धन्यवाद देता हूं उस समय के अधिकारियों को कि जिन्होंने एक एक समस्या का समाधान किया, और उसका परिणाम यह हुआ कि एससीएल यहां पर बनकर के तैयार हो गया। मैं एक दिन वहां चाय पीने गया, बाहर चाय एक ठेला लगता था, तू समझा? हाँ। बहुत सारे वहां बच्चे बैठे थे, बहुत सारे जो व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं, टाई लगा के खड़े थे लोग, और मैंने उसी में पूछा बातचीत में कि ये एससीएल कौन लेकर आया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसमें से 2 लोग बोले कि अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए हैं। मैं उसी समय मैंने कहा कि देखिए, मैं चाय वाले से पूछता हूं। मैंने चाय वाले से पूछा, ये बताओ ये एससीएल कौन लेकर आया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, किसकी सरकार में बनाया? तो बोले भैया आप लेके आए हो, समाजवादी सरकार में बनकर के आए। तो सोचो, एक टाई लगाया हुआ इंसान जिसके पास 3 लाख का पैकेज था, वो स्वीकार नहीं कर रहा था किसने बनाया। ये चाय वाला जानता था कि किसने बनाया। क्या बढ़िया था गुरु। चाय वाला तो देश चला रहा है, लेकिन और दूध चाय खराब है। वाला उसकी बात देश सुन रहा है। अब अखिलेश जी चाय वालों के खिलाफ तो आप है नहीं। ये बात तो बड़ी उलझन वाली बात है। अगर वो चाय वाले तो हम दूध वाले नहीं हुए क्या? बिना दूध के चाय बना लोगे आप? ये कोई बात हुई आपकी? और उन्होंने कभी चाय नहीं बनाई होगी? बिना अच्छे दूध के कभी चाय अच्छी नहीं बन सकती। इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट मॉडर्न प्लांट काउ मिल्क प्लांट बना कन्नौज में, उमरना में। उसका उद्घाटन हो चुका था, लेकिन उद्घाटन फिर किया सरकार ने। आज वो बंद हो गया वहां पर, आज वो बंद हो गया है। अभी प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी की सरकार ने अमूल का 5 लाख लीटर का प्रोक्योरमेंट का बनारस में उद्घाटन किया। मुझे आप बताइए, वो किसकी वजह से आया था बनारस में? अब आपका चश्मा गायब हो जाएगा। एक स्टोरी की हो तो बताया। स्टोरी जितनी भी करते हैं, आपकी बहुत सी स्टोरीज नहीं, मैं ये जानना चाहता आपकी हूं। स्टोरी आपके अपने विधायक क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं मान रहे? मैं ये सवाल आपसे पूछूं, आप सवाल से बच रहे हैं। अब दुख इस बात का है कि एक बीजेपी के विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक बीजेपी के बहुत अच्छे संपर्क में थे, मुझे बहुत पहले से पता था। तो मैं इसलिए खुश होता था कि चलो बीजेपी की बातें ही हम तक पहुंचा रहा है। अब हमें दुख इस बात का है, बीजेपी की बातें कौन हमारे पास पहुंचाएगा? आपको ये नहीं पता चला कि शायद आपकी बातें वहां तक मुझे ये भी पता था। देखिए, लोक भवन मैंने बनवाया है, 5 साल सरकार में हूं, नेताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं। विधानसभा से लेकर के हर जगह ऐसे भी लोग हैं जो ये समय समय पर बता देते हैं कि देखो भैया, आपका वो नेता यहाँ इस मंत्री से मिलकर के आए। लेकिन हमें ये भरोसा था कि चलो मिल के आ रहा है, अपना थोड़ा काम करा रहा है। लेकिन हमें तो बात बता रहा है कि बीजेपी अंदर से हमारे खिलाफ क्या साजिश कर रही है। लेकिन अब उस व्यक्ति को ही ले लिया, तो बताओ खबर कौन देगा मुझे? दुख इस बात का है, दुख जाने का नहीं है। देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत, खबरें आप तक आती रहेंगी। कौन सी वाली? बीजेपी की अंदर वाली खबरें? सारी खबरें, आपकी खबरें, उनकी खबरें, कांग्रेस की खबरें, हमारा काम है। और न्यूज में हमारा मुकाबला है नहीं, तो जरूर देखते रहिए। मैं इतना सिर्फ कह सकती हूँ कि इनकी सरकार में हर पेपर लीक होता है। आपको एक स्टोरी या शॉकिंग न्यूज चलानी चाहिए, पूरा एपिसोड बनाना चाहिए, शॉकिंग न्यूज एपिसोड, और उसमें बताना चाहिए कि कितने बार इनका पेपर लीक हुआ है, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ की सरकार ने। जो मेरी जानकारी है, 9 परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ है, और अभी लगभग 60 लाख बच्चे जो परीक्षा देने जा रहे थे पुलिस भर्ती का, जिसकी न जाने कितना अच्छा बंदोबस्त किया था, न जाने कितनी अच्छी तैयारी बताई गई थी कि तैयारी हो गई है, और उसका पेपर लीक हो गया। अगर आप सिंपल कैलकुलेशन करें कि 60 लाख बच्चे, उनके माँ बाप, इनका अगर मल्टीप्लिकेशन करें हम 60 लाख इंटू 3, जो बनता है 1 करोड़ 80 लाख, और 1 करोड़ 80 लाख को हम 80 लोकसभा से डिवाइड कर दें तो 2,25,000 लोग इनसे नाराज हैं। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। केवल एक सवाल पर, रोजगार और नौकरी के सवाल पर, पेपर लीक के सवाल पर, अगर 2,25,000 लोग प्रभावित हुए हैं, तो बताओ भारतीय जनता पार्टी बचेगी कैसे? अरे अगर आपने इतने बड़े काम किए हैं, आपने इतना बड़ा विकास किया 10 साल में डबल इंजन ने, तो आप दूसरों के विधायक कैसे तोड़ रहे हैं? आप दूसरों के विधायक की जरूरत है? सवाल ये नहीं पूछना चाहिए, सवाल जनता को आपको ये बताना चाहिए कि इन विधायकों को ये पैकेज मिला था जिसकी वजह से ये समाजवादी पार्टी छोड़ के चले गए। आप वो पैकेज का डिस्कशन क्यों नहीं करते? नहीं, मैं ये क्या सुन रहा हूं मैं? बिना पैकेज के तो कुछ चलता ही नहीं है। जिसका गाना उसका गाना। अरे भाई, ऐड क्या फ्री चलाते हैं आप? अखबार में, टीवी पे ऐड फ्री चलता है क्या? क्या स्पॉन्सर्स नहीं होते हैं? तो आपके विधायक बिकाऊ थे। अब बिक गया, बीजेपी ने खरीद लिया। कौन है ये लोग? लेकिन अखिलेश जी, जो मूल सवाल है, वो मूल सवाल ये है कि बीजेपी का आरोप आप पर है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आपने असेंबली में स्टेटमेंट दिया था कि आपके बुलाने से नहीं जाऊंगा राम के यहाँ, और आपने एक बार ये भी सार्वजनिक तरीके से कहा था कि जब बुलावा आएगा तो मैं खुद दर्शन पे चला जाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है 1.25 महीना हो चुका है प्राण प्रतिष्ठा के बाद, बुलावा नहीं आ रहा है अयोध्या से आपको। रामलला याद नहीं आ रहे? मैं हिंदू हूँ, सनातन धर्मी हूँ, भगवान को मानता हूँ, सब भगवानों को मानता हूँ, जितने अवतार हैं उनको मानता हूँ, देवी देवताओं को मानता हूँ मैं। और मेरा मानना है, और मेरे से जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो यही मानते हैं कि जब बुलावा आता है तब जाएंगे हम, जब अपने आप मन करेगा हम जाएंगे, दर्शन करेंगे। आप यहाँ जबरदस्ती जाएंगे, क्यों जाएंगे जबरदस्ती? क्या आप बुलावा आया था वहां से आपका? मुझे तो आया था, मैं तो गई थी। तो आप, हमें तो ये मान्यता है कि जब बुलावा बुलाते हैं तो अपने आप लोग चले जाते हैं। आपको आ गया, अभी हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम बाद में जाएंगे उसके बाद। अभी हमारे इटावा में हमारे भगवान है, वो बुलाते हैं, हम कई बार जा चुके हैं। क्या बात है? आपको इससे ज्यादा चर्चा ये करनी चाहिए थी कि चंडीगढ़ में जो मेयर के चुनाव में हुआ, क्योंकि हम लोग 2024 के चुनाव में जा रहे हैं, अगर वो वोट बैलेट से ना पड़े होते और वहां सीसीटीवी कैमरा ना होता, मैं धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को। और सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। ऐसा टर्म का इस्तेमाल करना कि लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग होंगे जो संविधान को बचाना चाहते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं जो जितना मैंने डेटा देखा है, 9 पेपर लीक कहीं किसी प्रदेश में नहीं हुए होंगे, इससे 9 से ज्यादा परीक्षाओं के। और मेरे पास लिस्ट है, पूरी लिस्ट है मेरे पास कि कितने पेपर लीक उत्तर प्रदेश में हुए। और बताइए 60 लाख बच्चों का क्या भविष्य अंधकार में नहीं है? आरओ वाले बच्चे धरने पे बैठे हैं, आप व्हाट्सएप पे पेपर लीक है पूरा, सरकार स्वीकार ही नहीं कर रही उस बात को। और फिर एक बच्चे ने कहा कि ये उसकी आत्महत्या करने से पहले का पत्र है, कन्नौज का
ब्रजेश पाल, उसने आत्महत्या कर ली। उसने कहा कि इस डिग्री जो मुझे नौकरी नहीं दे सकती, उस डिग्री का रखा है और वो करूंगा क्या मैं? उसने जला दी डिग्री और आत्महत्या कर ली। आज का अखबार है लखनऊ का, एक हिंदी का अखबार, उसमें लिखा 6 बच्चों ने आत्महत्या की यहाँ पर, अलग अलग कारणों की वजह से। सरकार क्या कर रही है इसके लिए? सरकार बिजी है विधायक खरीदने में, सरकार बिजी है अपना और चीजों में। क्या कर रही है सरकार? 2 चुनाव लोकसभा के, पिछले 2 चुनाव विधानसभा के, इनमें आपके साथ बहुत से साथी आए, बहुत से साथी रहे। जब साथी साथ थे तब तो आप रोक नहीं पाए बीजेपी का जो एक जगरनॉट चल रहा है। आपके साथ विधानसभा चुनाव में आरएलडी थी, एसपी थे, दारा सिंह चौहान थे, तमाम लोग आपके साथ थे। तब आप 80 सीटों का जो चुनाव था उसमें कुछ बहुत फर्क कर नहीं पाए। इस बार रणनीति क्या है जिससे आप इसको रोकें? रणनीति का खुलासा टीवी चैनल पे नहीं हो सकता है। आपने कहा आप बंगाल और राजस्थान के बारे में नहीं कहेंगे। यहां पर आकर राहुल गांधी, जो आपके अलायंस पार्टनर है, जिनके साथ आप भारत जोड़ो यात्रा में जाते हैं, वो आकर आपकी कल की सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली जया बच्चन की परिवार की बहू को, ऐश्वर्या राय को कहते हैं वो ऐश्वर्या राय नाचती है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, उत्तर प्रदेश में 5 बार मैं आप चाहें तो उनकी सारी साउंड बाइट सुना दूंगी। आपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। ये आप महिलाओं के साथ खड़े हैं। मैं जब कभी भी मिलूंगा कांग्रेस के नेता से, मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आप आज एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं। मैं पूछ रही हूं, जब कभी मिलेंगे आप उस कमेंट्स के बाद मिल चुके हैं और बिल्कुल सार्वजनिक तरीके से मिल चुके हैं। आपने कुछ नहीं कहा, आपने ट्वीट नहीं कहा, आपने उनसे नहीं कहा। मैंने सुना नहीं था। सच्चाई ये है कि वो मैंने स्टेटमेंट नहीं सुना था, क्योंकि बहुत सारे चैनल में देखता नहीं हूं। अभी मुख्यमंत्री जी आएंगे, जब वो मुख्यमंत्री जी नहीं थे, वो महिलाओं के लिए क्या कहते थे? आप उनको भी यही बात कहिएगा कि भविष्य में आप कभी मत ऐसा कहना। जो प्रेजेंट है उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे। तो आप भी क्यों पास की बात कर रहे हैं? प्रेजेंट है, बात गुजर गई, 4 दिन पुरानी बात है। अच्छा 4 दिन। और अगर यही बात है तो बीबीसी का इंटरव्यू क्यों बैन हुआ था? कौन सा? बीबीसी का इंटरव्यू बैन हुआ था और उसमें महिला पत्रकार के बारे में क्या कहा गया था? आप वो भी बात उठा दीजिए फिर। बिल्कुल, अगर किसी महिला पत्रकार के कैरेक्टर को इस तरह उछाला जाएगा, अगर कोई फिल्म स्टार है तो वो सिर्फ नाचती ही होगी, अगर इस तरह हाँ, ये बात आपने सही की। जब मैं सैफई में महोत्सव कराता था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते थे उन आर्टिस्टों को, ये बताइए आप पहले। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते थे तो जब सैफई में करा, और यही काम जब वहां कर रहे हैं भगवान श्री राम के प्रभु मंदिर में जो आर्टिस्ट आए उनको क्या कह रहे हैं लोग? हम भी कहें उनके बारे में वही बात। और गोरखपुर में जो कार्यक्रम उसमें मैं वही कहूँ। तो आप फिल्म के आर्टिस्ट क्यों बुलाए आपने? क्यों बुलाया आपने? आप सैफई के मौसम पे कहते थे ना, तो आप क्यों बुलाने आर्टिस्टों को? क्योंकि वो शोभा होते हैं, वो आपके कार्यक्रम को गरिमा बढ़ाते हैं। आर्टिस्ट का काम है परफॉर्म करना। तो आप सैफई मौसम के बारे में क्या कहते थे? आप निकालिए आर्काइव से वो वीडियोस, किसके बारे में क्या नहीं कहा? मजा आया। सैफई में फिल्म आर्टिस्ट को बुलाकर एक एंजॉयमेंट का कार्यक्रम गलत करना। बात। तो आप क्या गोरखपुर में क्या कर रहे थे? आप एंजॉयमेंट नहीं करने क्या? वर्सेस व्हाट इज एंजॉयमेंट? एंजॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है? सवाल मैं सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं है क्या? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये भी पूछना चाहती हूँ कि एक इंडिया गठबंधन बहुत जोर शोर से बना था। एक उनके कन्वीनर थे नीतीश कुमार जी, अब वो तो इधर आ गए। अब कन्वीनर नहीं रहा तो गठबंधन रहा क्या? गठबंधन है और गठबंधन रहेगा। दुख है इस बात का, और ये बात नीतीश कुमार जी के लिए नहीं कहना चाहिए। नीतीश कुमार जी की वजह से ही मैं गठबंधन में गया, ये बात आपकी जानकारी में है। क्योंकि जब नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी ने पहली बार ये बात रखी थी तो मैंने कहा कि आप अगर आगे आ रहे हैं तो हम आपके साथ हैं, और आपकी वजह से आ रहे हैं, कांग्रेस की वजह से नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जब इंडिया गठबंधन बन गया है और अगर वो चले गए हैं तो अब इंडिया गठबंधन को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। तो जब वो छोड़ के गए तो मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूँ। इंडिया गठबंधन में हमारी पीडीए की भावनाओं, पीडीए की लड़ाई है। हम पीडीए को लेकर के आगे चल रहे हैं जिससे हमारा पीडीए परिवार बड़ा हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। 17 सीटें आपने दी हैं, 12 पर कांग्रेस पार्टी की जमानतें जब्त हो गई थी पिछली बार। आप विदाई कराना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी गठबंधन में है और 17 की 17 सीटें जिताने का काम समाजवादी पार्टी का नेता कार्यकर्ता करेगा, और हम पूरी ईमानदारी से जो इंडिया गठबंधन का धर्म है उसको निभाएंगे। और आपने कांग्रेस का वोट बता दिया उन 17 सीटों पे, समाजवादियों का भी तो 2022 का वोट बताइए। और जो मैंने अभी फार्मूला बताया था, जिन बच्चों के साथ धोखा किया, और केवल अभी मैंने 60 लाख बच्चों के बारे में बताया। आप सोचिए, अग्निवीर, टेम्परेरी नौकरी, पहले लाखों लोग बच्चे पैरामिलिट्री में और फौज में भर्ती होते थे। लाखों बच्चे हर साल भर्ती होते थे और सबसे ज्यादा यूपी से भर्ती होते थे। आप सोचिए उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप आधी अधूरी नौकरी दे रहे हैं बच्चों को। ये कहां से सीमा की रक्षा कराएंगे आप? बीजेपी आप पर एक और पूरे इंडिया गठबंधन पर एक और आरोप लगाती है। कहती है कि इस बार का जो चुनाव है वो बीजेपी वर्सेस पारिवारिक पार्टी, जहां बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा अध्यक्ष बनते हैं पार्टी के। ठीक है, इस बार बीजेपी कसम खाए कि परिवार वालों से वोट नहीं मांगेगी। खाए कसम, और उनको भी टिकट नहीं देगी जो परिवार वाले हैं। कसम खाए बीजेपी। पर वो बीजेपी के अध्यक्ष नहीं बनते, ये उनका आर्गुमेंट है। मैं कह रहा हूं ना, आप मुद्दे से क्यों आप हट रही हैं? आपने आरोप लगाया कि हम परिवार वाले लोग हैं, तो हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कसम खाएं कि किसी परिवार वाले से वोट नहीं मांगेंगे और किसी भी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे। बात तो सही है। परिवार वाले नहीं, ये परिवारवाद और परिवार वाले अलग अलग चीजें होती हैं। और परिवारवाद आपको बीजेपी में परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा है? आप बताइए, परिवार बीजेपी में नहीं है क्या? बड़ा बड़ा परिवारवाद बीजेपी में, इतना आप गिन ही नहीं सकते इतने, क्योंकि देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई, तो सबसे बड़ा परिवार है, और वो परिवार बहुत खतरनाक परिवार है। उसमें तो समाज का ताना बाना तोड़ रहा है। एक उसमें ऐसा परिवार है जो खतरनाक परिवार है, उससे देश को खतरा है। इशारों में क्यों कह रहे हैं? क्यों इशारे में कहना? जो परिवार बोला जाता है उसी परिवार के लिए बोल रहा हूं मैं। आप क्या बोलते हैं? तो आप बताइए, परिवार बोलते हैं उसको? तो आप बताइए, मैं तो दिमाग से उतर गई बात, क्या नाम है उसका? 10 साल पहले अरहर की दाल की कीमत क्या थी? 10 साल पहले डीजल की कीमत क्या थी? 10 साल पहले पेट्रोल की कीमत क्या थी? 10 साल पहले क्या हालत थी?
और आज बताइए नमक की कीमत क्या थी 10 साल पहले? नमक क्या था? सबसे छोटा आइटम घर परिवार में की जरूरत है। बताइए 10 साल पहले नमक की कीमत क्या थी, आज क्या है? और फिर बीजेपी को ये जवाब देना पड़ेगा कि इन्होंने बैंकों का लगभग 15 लाख करोड़ रुपए माफ किया उद्योगपतियों का, 15 लाख करोड़ रुपए। और जिन उद्योगपतियों का इन्होंने कर्ज माफ किया उन्हीं उद्योगपतियों को फिर कर्ज दे दिया उतना ही। ये कहां की अर्थव्यवस्था बताइए आप? जिन उद्योगपतियों के आपने कर्ज माफ किए 15 लाख करोड़ और उन्हीं उद्योगपतियों को फिर पैसा दे दिया। इसका जवाब है कि नहीं है? और हम समाजवादी लोग भरोसा दिलाते हैं कि किसानों का कर्ज माफ होगा जिस तरीके से बड़े व्यापारियों का कर्ज माफ हुआ। हिमाचल में राज्यसभा लोकसभा के चुनाव में तो गर्मी होती है, हम सब समझते हैं। राज्यसभा के चुनाव में वहां पहाड़ी इलाके में इतनी गर्मी हो गई है, तो ये अलायंस कहां और कैसे जाएगी? सोचिए लोकतंत्र में, यही तो हम कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। एक मुख्यमंत्री एफआईआर लगा रहा अपनी विधायक के लिए, कहां का लोकतंत्र बचा है? और हम तो कह रहे हैं और बातें छोड़ दीजिए, केवल आप लोग साथ दे देना, भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर दो। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं।